हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए, हम लोग वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे थे तो उसको कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 10.2 देख रहे थे और इसका कुछ बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 1 से लेकर के 11 तक। तो अगेन देखिए 12 नंबर से फिर कुछ बेसिक क्वेश्चंस और भी हैं, ठीक है। तो मैंने आपको देखो डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, ये सब आपको पहले लेक्चर में बताया था, काफ़ी सिंपल होता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में आपको वही पूछ रहा है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। ओके, तो इसका तरीका क्या है निकालने का। तो सिंपल तरीका है, सबसे पहले आप इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए। ओके, तो हम लोग निकालेंगे डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो बताइए इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो क्या होगा जी। तो सिंपल हो जाएगा, कोएफिशिएंट होता है ना 1 2 3, आई का, जे का, के का कोएफिशिएंट क्या है 1, 2, 3। तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इसका हो गया डायरेक्शन रेशियो। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है सिंपली इसका निकाल लेंगे मैग्नीट्यूड 1 2 3 से जो वेक्टर बन रहा है। तो हियर आप ऐसे लिखोगे, ठीक है, कि अगर मैं स्क्वायर रूट निकाल लेता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका सिंपली हो जाएगा 9 और 4 13 और एक 14, तो रूट 14 हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देयरफॉर आप लिखेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन, अब कोसाइन निकालिएगा ना, डायरेक्शन कोसाइंस, कोसाइंस ऑफ वेक्टर, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाता है सिंपली, तो ये हो जाएगा 1 2 3 ही लेंगे बट 1/√14 कर देंगे, ठीक है, कॉमा 2/√14 कर देंगे और कॉमा 3/√14 कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का ये काफ़ी आसान तरीका है कि आप डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, उसका जो मैग्नीट्यूड बनता है उसका वेक्टर का, ठीक है, वो आप निकाल लीजिए और जो वैल्यू आता है उसको आप जो है डिवाइड कर दीजिए डायरेक्शन रेशियो के हर वैल्यू में, तो आपको डायरेक्शन कोसाइन मिल जाएगा। ये काफ़ी सस्ता तरीका है और हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो तो आप ये अप्रोच अपनाइए, काफ़ी जल्दी आपका बन जाएगा। आगे देखो फिर क्या है जी, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आ रहा है 13 क्या बोलता है, अगेन फिर से आपको बोलता है कि आप डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट कीजिए, ठीक है, एक वेक्टर का जो कि ज्वाइन करता है दो पॉइंट को ए और बी को, ठीक है, और जो डायरेक्शन है वो है ए से बी। मतलब बहुत सिंपल है यहाँ पे कि यहाँ पे जो वेक्टर बनेगा, ठीक है, वेक्टर कौन सा बनेगा यहाँ पर, तो ए और बी वेक्टर बनेगा ए से बी की तरफ, ठीक है। तो ए बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सिंपली ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले पॉइंट बी को लेते हैं फिर ए को लेते हैं। तो पॉइंट बी को लीजिए -1 -2 -1 इसको, ठीक है। तो पहले इसको लेंगे और इसमें किसको माइनस करेंगे, इसमें हम लोग ए को माइनस करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग माइनस कीजिए, यानी एक्स वाला जो वैल्यू है एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स के साथ माइनस करेंगे, वाई को वाई के साथ और जेड को जेड के साथ, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा -1 फिर -1 आई कैप, ठीक है, प्लस इसका आप लोग -2, इधर भी आपका 2 है सो -2 जे कैप, ओके, और प्लस फिर आप इसका लोगे 1 और यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 कैप, ठीक है। तो बहुत ही जल्दी हम लोग किसी भी वेक्टर को बना सकते हैं। ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे कि 2 पॉइंट अगर दिया हुआ है तो उसका वेक्टर को लिखना काफ़ी सिंपल है, ठीक है। क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा -2 आई कैप, माइनस ये आ जाएगा 4 जे कैप और ये आपका आ जाएगा +4 की कैप, ठीक है जी। तो हमको ए बी वेक्टर मिल चुका है, तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो अब ये वही क्वेश्चन है पिछले बार के जैसा, ठीक है। इसका वीडियो पॉज कीजिए और इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, ठीक है। तो हम पहले निकालेंगे क्या, डायरेक्शन रेशियो, तो DRS भी लिख सकते हैं इसको, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर AB, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका -2, -4 और 4 ऐसा आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा यहीं पे आप चाहो तो इसका निकाल लो मैग्नीट्यूड, हाँ मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा वेक्टर का, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा आपका यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 32 और 36 √36 हो रहा है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 9। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 9 आ रहा है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन लिखेंगे DCS, ठीक है, शॉर्ट में बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन, ओके, ऑफ AB। ये क्या आ जाएगा जी, तो हम लोग क्या करेंगे, सारे रेशियो को डिवाइड कर देंगे 9 से, तो -2/9 -4/9 और (4/9) ये आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ना, मैं आपको एक बता रहा हूँ सिंपल चीज़, ठीक है, कि जब इस तरह का होता है, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऊपर में क्या है, ये देखो ये आपका आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, क्योंकि देखो ये सारा रेशियो है, क्या है, रेशियो,
जो भी आप पढ़ते हो, चाहे डायरेक्शन कोसाइन की बात करो या डायरेक्शन रेशियो की बात करो, सारा रेशियो है। तो रेशियो का मतलब होता है कि ये इस तरीके से है 1 2 3, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि मान लो कहीं पे 2 4 6 है, तो इस सब में 2 कॉमन है, 2 को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी चीज़ से डिवाइड कर देंगे जो कॉमन है। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन रेशियो है ये आप ये भी लिख सकते हो, और ज़्यादा बेस्ट है कि आप सब में -2 से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आ जाएगा क्या 1 2 और -2, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया डायरेक्शन रेशियो। ओके, चूँकि एक तरह का रेशियो है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब आप बोलोगे सर आपने माइनस से क्यों डिवाइड किया, तो देखिए 2 जगह माइनस था ना, तो उससे अच्छा है एक जगह माइनस रहे, ठीक है। तो हम लोग -1 से तो डिवाइड कर ही सकते हैं, इसलिए मैंने -2 से डिवाइड किया, तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब ये अगर डायरेक्शन आपका रेशियो है, ठीक है, तो फिर जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो क्या आएगा, तो वो आपका आ जाएगा 4 4 8 और एक 9 का स्क्वायर रूट 3 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। 4 4 8 और एक 9 आ रहा है तो इसका 3 आएगा वैल्यू, ओके। तो इसका जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 कॉमा 2/3 -2/3, ठीक है। तो ये जो है ज़्यादा सुटेबल आंसर होगा, हालांकि आप ये भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो रेशियो और कोसाइन में आपको ध्यान देना है कि अक्सर ऐसा रहता है कि कभी कभार आपको क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दिया रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दिया है तो कोई इशू नहीं है, आप बिल्कुल इस तरीके से मोहब्बत से अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी, ओके। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया है। जब भी कभी इस तरह का बात हो तो हम लोग इस तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत तरह का आंसर हो सकता है कि इन दोनों में माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ हो, तो सब आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे क्या है जी 14 नंबर क्या बोलता है, शो दैट वेक्टर आई जे के इक्वली इंक्लाइन टू द एक्सिस दिस, ठीक है। बोल रहा है कि ये जो वेक्टर है ना ये एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइन है, ये आप शो कीजिए। तरीका क्या होगा, तरीका ऐसे ही आप करोगे, आप निकालो पहले DRS, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर, कौन सा वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा सिंपली, तो 1 1 1 होगा, नो डाउट, ठीक है, क्योंकि सबका कोएफिशिएंट 1 1 1 है, ओके। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइन आ जाएगा ऑफ वेक्टर आई प्लस जे प्लस के, इसका डायरेक्शन कोसाइन क्या आ जाएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, तो 1 1 1 3 आएगा, यानी √3 आएगा, ठीक है। तो 1/√3 हो जाएगा, कॉमा 1/√3 हो जाएगा, कॉमा 1/√3 हो जाएगा, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब देखो देयरफॉर क्या होगा, अच्छा ये डायरेक्शन कोसाइन आया है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमको कॉस अल्फ़ा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ठीक है, इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू आ गया आपका 1/√3 1/√3 1/√3, ठीक है। तो देखो हम लोगों को पता है ना कि डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा, ठीक है। जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, तो वेयर अल्फ़ा बीटा गामा आर एंगल ऑफ वेक्टर, ठीक है, विथ एक्सिसेस रेस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो ये बात हम लोग देखो सब पहले पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर जो है एक्सिस के साथ में रिस्पेक्टिवली, यानी एक्स एक्सिस के साथ में, वाई एक्सिस के साथ में और जेड एक्सिस के साथ में अगर करस्पॉन्डिंगली रिस्पेक्टिवली अल्फ़ा बीटा गामा एंगल बनाता है, ठीक है, तो उस वेक्टर का जो डायरेक्शन कोसाइन है वो डायरेक्टली क्या होता है, कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा। तो जो भी डायरेक्शन कोसाइन आपने निकाला है ना, एक्चुअली वो क्या है, कॉस अल्फ़ा है, कॉस बीटा है और कॉस गामा है, जहाँ अल्फ़ा बीटा गामा क्या है, वेक्टर का एंगल है जो कि वो एक्सिस के साथ में बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से नो डाउट अगर आप अल्फ़ा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू देख सकते हैं ना आप, कॉस अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अल्फ़ा अगर हम लोग अलग करें तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/√3, ठीक है। इसी तरीके से बीटा भी यही आएगा, गामा भी यही आएगा। तो शॉर्ट में अगर लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, कैसे कि दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा कॉमा बीटा कॉमा गामा इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/√3 कॉमा कॉस इन्वर्स 1/√3 कॉमा कॉस इन्वर्स 1/√3, ठीक है। यानी तीनों एंगल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, यानी क्या, यानी जो वेक्टर है आपका वो एक्सिस के साथ में इक्वल एंगल बनाता है, ठीक है।
इसी को बोलते हैं इक्वली इंक्लाइंड। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस वेक्टर i प्लस जे प्लस के, ये जो वेक्टर है ये क्या है जी, ये आपका इक्वली इंक्लाइंड है, इज इक्वली इंक्लाइंड टू द एक्सिस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल बनेगा इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपको बनाना हो, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है, क्या बोलता है, बोलता है आपको फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस एंड दिस, ठीक है। तो आपको पी और क्यू दिया हुआ है, मतलब ओ पी और ओ क्यू दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर लिखा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन द रेशियो 2:1। तो देखो 2:1 में, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है ना, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई आपके पास में एक लाइन है, ठीक है, ऐसा जो कि P और Q के मिलाने से बनता है, ठीक है। P यहाँ पे कैसा पॉइंट है, तो ये है आपका 1 2 -1 ऐसा है जी, ठीक है। और ये आपका है -1 1 और 1 ऐसा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि चूँकि P का पोजीशन वेक्टर क्या था, 1 2 -1 था, तो सिंपली ये पॉइंट क्या हो गया, 1 2 -1, ठीक है। और Q का पोजीशन वेक्टर ये था, तो इसका पॉइंट ये हो गया। तो बोलता है कि आप एक नया पॉइंट फाइंड कीजिए, जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि आप फाइंड कीजिए R, ओके, जो कि इसको इंटरनली, पहले केस में इंटरनली, दूसरे केस में एक्सटर्नली, तो इंटरनली डिवाइड करता है कैसे, तो 2:1 में, 2:1 में, ठीक है। तो इसका देखो बहुत तरीका है, एक तो वेक्टर का फॉर्मूला आप अपना सकते हैं, या जो आपने सिंपली पढ़ा है 2D ज्योमेट्री में इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्शन, तो वहाँ से आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली जो है कितना फार्मूला याद कीजिएगा, सिंपली काम कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट ऐसे बोलेंगे, ठीक है, कि हियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर इज क्या हो जाएगा, तो इक्वल टू, निकाल लीजिए पॉइंट। तरीका पता है, पहले मैं इंटरनल का केस का बात कर रहा हूँ, ठीक है, पहला केस ले रहा हूँ मैं इंटरनली वाला। तो इंटरनली में आर का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं, तो आपको पता है 2 को क्रॉस करेंगे क्यू के साथ में, ठीक है, और 1 को क्रॉस करेंगे पी के साथ में, और ऐड करते जाइए। तो 2 × -1 तो -2 प्लस 1 से करेंगे तो 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। नीचे में m+n लगाते हैं, फॉर्मूला आपको याद है ना, क्या फार्मूला होता है इंटरनल वाले का, तो अगर ये m और n होता है तो m से इधर क्रॉस होता है, n से इधर क्रॉस होता है, ठीक है, ओके। ये मैंने आपको 2D ज्योमेट्री में बताया हुआ है फार्मूला, और ये सब देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, याद रखना चाहिए। चलो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे। मान लो ये आपका क्या है, x1 है, y1 है, z1 है, ठीक है, और ये आपका क्या है, x2 है, y2 है और z2 है, और मान लीजिए ये 2 को m बोल देते हैं और 1 को n बोल देते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, तो m को इससे क्रॉस करेंगे, n को इधर क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा r का कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ से mx2, ठीक है, प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m+n, ओके। इसी तरीके से y2 लिखेंगे my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m+n, और इसी तरीके से z का लिखेंगे mz2 प्लस nz1 डिवाइडेड बाई m+n, ठीक है। तो आपको इंटरनल के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। फिर चलो आगे क्या हो जाएगा, 2 + 2 डिवाइडेड बाई 2 + 1, और फिर आपका हो जाएगा 2 - 1 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का m2 है और n1 है, और बाकी आपको वैल्यू दिख रहा है, तो आप पुटअप कीजिएगा, मोहब्बत से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, कोऑर्डिनेट हमारा आ जा रहा है सिंपली -1/3, कॉमा ये आपका हो जा रहा है क्या, 4/3, और ये आपका हो जा रहा है 1/3, ठीक है। हमारा देखो यहाँ पे r का कोऑर्डिनेट जो है निकल गया है, ओके। r का कोऑर्डिनेट निकल गया है, तो सिंपली हमको इसको लिखना है पोजीशन वेक्टर में, ठीक है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर OR वेक्टर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ओके। ये क्या होगा, तो IJK लगा दीजिए, कुछ करना नहीं है। तो 1/3 i कैप प्लस 4/3 j कैप प्लस 1/3 k कैप। तो एक बार आपका पॉइंट निकल गया, तो उसको पोजीशन वेक्टर में लिखने के लिए क्या करते हैं, उसमें IJK लगा देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, ये हो गया इंटरनल का काम। इसी तरीके से आप यहाँ पे एक्सटर्नल का कर सकते हो, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं, सिर्फ फार्मूला अप्लाई करना है। तो मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको एक्सटर्नल का, अगर एक्सटर्नल का केस हो तो उसमें क्या होता है, उसमें मान लो आपके पास में 2 पॉइंट है, ठीक है, एक है हमारा P और एक है मेरा Q, और बाहर से कोई एक्सटर्नली कट कर रहा है R, ठीक है।
तो P आपके पास में क्या है, x1 y1 z1 है, और Q क्या है, ये है मेरा x2 y2 और z2, ठीक है। और अब जो रेशियो है वो आपका 2:1 है। तो मान लो 2:1 का मतलब ये होता है कि P से M दिया हुआ है, ठीक है, और Q से R का जो लेंथ है वो N रेशियो में है, MN रेशियो में है। इस केस में भी देखो क्रॉस करते हैं, ठीक है, तो R का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो क्रॉस करने का मतलब क्या होगा, तो M से तो पता नहीं चलेगा, तो N देखो ये दूर है, तो N को यहाँ क्रॉस करिएगा P के साथ में, ठीक है, जैसे वहाँ पे किए थे, और M को कीजिएगा Q के साथ में। तो फिर से वही बनेगा फार्मूला, mx2 बीच में माइनस आ जाएगा, nx1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है। फार्मूला देखिए उसी तरह का है, बस क्या है यहाँ पे बीच में माइनस आते जा रहा है। इसी तरीके से my2 ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है, और आपका mz2 माइनस nz1 डिवाइडेड बाई m माइनस n, ठीक है जी, ऐसा हो जाएगा। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको मोहब्बत से यहाँ पे m और n का वैल्यू रख देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो m कितना है, तो m आपका है जैसे p क्या है, p है मेरा 1 2 -1, ठीक है, ये है। q क्या है, तो q है मेरा -1 1 और 1, ओके। m का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो m है आपका 2 और n क्या है, n1 है। इसको आप रख दीजिए तो r क्या आ जाएगा, देखो तो r आ जाएगा मेरा, ठीक है, सिंपली -2, ओके, और इधर हो जाएगा हम लोगों का -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 कॉमा, फिर हो जाएगा आपका 2 और +2, अच्छा बीच में माइनस होता है तो 2 - 2 होगा यहाँ पे, 2 - 2, ठीक है, 2 - 2 2 -1, और यहाँ पे भी आपका हो जाएगा -1, और फिर हम लोग बीच में माइनस करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा +1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सॉरी 2 × 2 होगा पहले ना, तो अच्छे से ध्यान से करिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, कुछ नहीं करना है। तो 2 और यहाँ पे आपका +1 हो जाएगा, +1 डिवाइडेड बाई 2 -1, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ रहा था यहाँ पे, देखो वैल्यू हमारा आ जा रहा है -3 आ रहा है जी, ठीक है, नीचे तो 1 है, ये आपका 0 आ रहा है, और ये आपका आ जा रहा है 3, तो -3 0 और 3 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली क्या करना है, मोहब्बत से लगा देना है IJ के, तो हमारा बन जाएगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पे OR वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3i, जे वाला तो 0 हो गया और +3k, ठीक है। तो इस तरीके से देखो जो 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने पढ़ा था ना, उसी का यूज़ करके आप काफ़ी आसानी के साथ में इस तरह का बाइसेक्शन का ये निकाल सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब वेक्टर का एक अलग फार्मूला भी आता है, इसी तरह से डिज़ाइन होता है, बट कितना फार्मूला याद कीजिएगा, ज़्यादा फार्मूला याद करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपका है 16 नंबर, ये क्या बोलता है, ये बोलता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। तो अब देखो फिर से मिडिल पॉइंट आ गया ना, मतलब 2 पॉइंट मेरे पास में दिया हुआ है, P और एक दिया हुआ है आपको Q, ठीक है। P क्या है, P है 2 3 4, और Q क्या है, Q है 4 1 -2, ठीक है। अब बीच में मान लो कोई पॉइंट है मेरे पास में R, तो ये R क्या है, मिडिल पॉइंट है, मतलब जस्ट बीचों बीच है, कह सकते हो कि रेशियो क्या है 1 1 है, ठीक है। तो 1 1 रेशियो से भी आप निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट जो मिडिल पॉइंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, क्या कि कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ PQ इज, ठीक है, क्या इसको R ले लेते हैं, तो R का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो सिंपली होता है, मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों का x को ऐड कीजिए, ठीक है, 2 + 4, तो क्या हो जाएगा जी 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, ओके। फिर 3 + 1, तो 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और 4 - 2 डिवाइडेड बाई 2। तो मिड पॉइंट निकालना काफ़ी आसान है, ठीक है, एकदम लॉलीपॉप है, तो आप पहले से जानते हो, बस सिंपली कुछ करना नहीं पड़ता है, x को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, y को जोड़ के 2 से डिवाइड करो, और z को भी जोड़ के 2 से डिवाइड करो, ठीक है। क्या आ जा रहा है 6/2 3, 4/2 2, और यहाँ पे आपका 2/2 1, तो ये आपका R आ गया। देयरफॉर आपका लिखना है क्या, इसका लिखना है पोजीशन वेक्टर, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3i + 2j + k, ठीक है। बिल्कुल लॉलीपॉप एकदम, देखो बेस है ये सब, हाँ ये सब क्वेश्चन होता पूछा नहीं जाता, इसका यूज़ होगा आगे, तो उसी यूज़ के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें आपको एकदम फास्ट होना है, ठीक है, ज़्यादा माथापेची नहीं करना है, स्टेप वगैरह लगा करके दुनिया का लंबा चौड़ा क्वेश्चन बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर तो यहाँ पे क्या बोलता है 17 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है जी, शो दैट द पॉइंट्स A B एंड C, A का पोजीशन वेक्टर ये है, B का पोजीशन वेक्टर ये है, और C का पोजीशन वेक्टर ये है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। बोलता है कि ये तीनों जो है ना मिलकर के राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं,
ये बताइए, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो कैसे करें, कुछ करना नहीं है। हाँ, आप यहाँ पे देखो पॉइंट दिया हुआ है ना, तो आप पहले सबसे पहले क्या बनाइए, वेक्टर बनाइए। यहाँ पे एक वेक्टर ए बी बनाइए, एक बी सी बनाइए और एक आप सी ए बनाइए मोहब्बत से, ठीक है। ए बी बी सी सी ए, ये 3 साइड हो जाएगा ट्रायंगल का। तो ए बी का क्या होता है फॉर्मूला, तो आपको हम बताए थे कि पहले बी को लेते हैं ना, बी माइनस ए होता है। तो बी को लेंगे पहले और फिर उसमें ए को घटा देंगे, तो घटाइए, तो यहाँ पे सिंपली हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है। ओके, फॉर्मूला आपको याद है ना उतना, चूँकि ए बी जब लेते हैं तो मतलब होता है क्या, ओ बी माइनस ओ ए, ये फॉर्मूला होता है। पहले बी को लेते हैं फिर ए को, ठीक है। अब यहाँ पे ओ बी जो है पोजीशन वेक्टर वो क्या है, तो वो है आपका बी सिंपली, और ओ ए जो दिया हुआ है वो आपका ए है। तो चलो बी में ए को घटा दो, तो 2i माइनस 3i कितना हो जाएगा, माइनस आई होगा, ठीक है। माइनस जे और प्लस 4j हो जाएगा, तो प्लस 3j और प्लस के और आपका ये भी प्लस में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5k, ठीक है। तो ये हमारा आ गया ए बी, ठीक है। फिर अब बी सी निकालिए, तो बी सी निकालेंगे तो हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी, ठीक है। तो यहाँ से ये हो जाएगा सी माइनस बी, सी में बी को घटाइए, आई माइनस 2i माइनस आई माइनस 3j प्लस j माइनस 2j और माइनस 5k और माइनस 6k आ रहा है, ठीक है। सी ए निकालिए, ये क्या होता है, ये होता है ओ ए माइनस ओ सी होता है, ठीक है। चलो, तो इसमें हो जाएगा आपका ए माइनस सी, ए में सी को घटाइए, तो 3i, पहले इसको देख लेंगे, 3i माइनस आई, तो 2i माइनस 4j और ये प्लस 3j हो जाएगा, तो प्लस जे माइनस जे, माफ़ कीजिएगा क्या होगा, माइनस जे ना, माइनस जे, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको आराम से करना है, ठीक है। और माइनस 4k और प्लस 5k, तो ये आपका प्लस k आ गया, ठीक है जी। अब दूसरा काम ये है कि इसका आप मैग्नीट्यूड निकालिए नाउ, ठीक है। अब हम लोग निकाल रहे हैं ए बी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, उससे वेक्टर हट गया। तो ए बी का लेंथ निकाल रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, 135 यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, क्या आ गया जी, तो 25 और आपका 10, 35 हो जा रहा है, ठीक है। चलो फिर बी सी निकालो, बी सी का मैग्नीट्यूड यानी बी सी का लेंथ निकालेंगे, तो 126 यानी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जा रहा है, 36 और आपका 5, 41 हो जा रहा है, ठीक है। फिर आपका है सी ए निकालिए, सी ए का लेंथ, ये क्या आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 211 यानी 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ जा रहा है, ये 4 और 2 6 आ जा रहा है, ठीक है। अभी हो गया। अब देखो क्या इसमें राइट एंगल ट्रायंगल वाला प्रॉपर्टी आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। आप यहाँ पे देखोगे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि आप बोलोगे कि 41 इज इक्वल टू क्या होता है, 35 प्लस 6 होता है। यानी हम इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं 35 और 6 को, तो हमको 41 मिल रहा है स्क्वायर रूट हटाने के बाद, ठीक है। तो 41 इज इक्वल टू ये रिलेशन मिल गया। तो 41 का मतलब क्या है, यानी कि अगर मैं BC का स्क्वायर लिखूँ तो रूट हट जाएगा। यहाँ पे 35 का मतलब क्या है कि अगर मैं AB का स्क्वायर लिखूँ तो ऐसे, और 6 का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पे CA का स्क्वायर लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि BC का स्क्वायर क्या है, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर है, ठीक है। यानी नो डाउट यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह का एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, ABC, जहाँ A क्या है, A 90 डिग्री है। चूँकि आप देख रहे हैं ना, A इधर कॉमन है, इसमें भी A है, इसमें भी A है, ठीक है। तो यानी ये लेंथ और बेस है, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपका परपेंडिकुलर है, एक आपका बेस है, तो ए पे आपका क्या बन रहा है 90 डिग्री, और ये सेटिस्फाई कर रहा है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम। और चूंकि ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो सिंपली हम लोग क्या बोल देंगे कि जो ट्रायंगल है यहाँ पे ABC वो क्या है, वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो काफ़ी जल्दी देखो बनेगा, ठीक है, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा, आपको एकदम आराम से बनाना है। और कोई भी ट्रायंगल साबित करना हो ना, तो अगर आपको पॉइंट दे रखा है तो पहले उससे आप साइड निकाल लीजिए, साइड ये आपका साइड का वेक्टर बन गया, ठीक है। फिर उसका लेंथ निकाल लीजिए, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, और देख लीजिए कि कौन सा प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। तीनों अगर साइड इक्वल हो जाएगा तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, यानी समबाहु त्रिभुज, ठीक है। 2 साइड इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है, तीसरा इक्वल नहीं है तो वो आपका सम द्विबाहु होगा, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो ये सब सारी बातें आप पहले से जानते हो, ठीक है। तो यही 3 फेमस है, राइट एंगल, आइसोसेलेस और इक्विलैटरल। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो कोई ज़रूरी नहीं यही पूछेगा, तो आप वहाँ पे साइड का वैल्यू निकाल करके अगर तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा इक्विलैटरल। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कि अगर तीनों बराबर हो, यहाँ पे नोट लिख देता हूँ, इसको याद कर लेना। हाँ,
अगर आपका ए बी बी सी सी ए तीनों लेंथ बराबर आ गया तो ये ट्रायंगल क्या होता है, ये आपका होता है इक्विलेटरल होता है। क्या होता है, इक्विलेटरल, ठीक है। और अगर मान लो आपका सिर्फ दो साइड बराबर आया, कोई भी दो साइड हो सकता है, ए बी और सी ए बराबर आ जाए, ठीक है, तीसरा बराबर नहीं आया तो वहाँ वो क्या होता है, वो आपका होता है आइसोसेलेस होता है, ठीक है। इस आपको ध्यान रखना है, ओके। फिर देखिए हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18 है। ये देखो एक ऑब्जेक्टिव आपका एक MCQ है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप का है। तो क्या बोलता है कि ट्रायंगल ABC में कौन सा करेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा ना, नॉट ट्रू बोल रहा है, ओके, नॉट ट्रू। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रायंगल लॉ जो मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल लॉ से हम लोग एडिशन करते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो करेक्ट क्या होगा, तो आप देखिए करेक्ट क्या होगा। जैसे अगर मैं ऐड करूँ तो अगर मैं ए से शुरू करूँ, क्योंकि मैं टेल, हमेशा हम लोग क्या करते हैं, टेल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टेल से स्टार्ट करेंगे तो AB डायरेक्शन में जाएंगे, तो इसी डायरेक्शन में क्या है, BC भी है, ठीक है। तो आपका AB और BC क्या हो जाएगा, आपस में ऐड हो जाएगा, AB प्लस BC, ठीक है। अब चूंकि इसके बाद डायरेक्शन चेंज हो जा रहा है तो फिर हम टेल से ही लेंगे। तो टेल से लेंगे तो क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा AC के बराबर हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो AB BC एक डायरेक्शन में है, फिर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा था, ठीक है, तो हम लोग फिर टेल से लेंगे AC। तो ये हो गया ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब ये देखिए AB BC AC, ठीक है। अगर AC को मैं कर दूं -CA तब ये सही है, तब ये इधर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 0, ये बनेगा, ठीक है। तो पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। आपको लेना है क्या, आपको लेना है नॉट ट्रू, तो ये तो करेक्ट हो गया जी, ठीक है। यहाँ देखो AB BC AC, तो AB लिया गया है, BC लिया गया है और AC को ही लिया गया है, माइनस में लाया गया है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ देखिए AB BC AC, AB है, ठीक है, BC है, और ये तो बिल्कुल आपस में सेम लिख दिया गया है ना, AB BC AC, ठीक है। तो AC को माइनस में लाएंगे तो इधर तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे हम लोगों का है AB CB और CA। देखिए ध्यान दीजिएगा ना, AB तो सही है, AB CB लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ओके। और ये -CA को इधर ले आएंगे तो प्लस CA हो जाएगा, प्लस CA इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है, क्योंकि जहाँ आप चेंज करोगे पोजीशन को तो माइनस में आ जाता है, ठीक है। तो ये भी करेक्ट है। और ये दोनों तो आपस में सेम है, ठीक है, कुछ चेंज होना चाहिए था दोनों में, तो इन दोनों में से चलो मैं कर देता हूँ, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, ठीक है, ओके। अगर ये प्लस में आएगा तब ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, इसलिए कि AC लिया गया है ना, जबकि AC अगर होगा तो वो इधर माइनस में आएगा, ठीक है। तो ये आपका नॉट ट्रू होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक था, मैंने सुधार दिया है, ठीक है। कोई ना कोई एक ऑप्शन आपका गलत रहेगा, ठीक है। आगे देखिए फिर क्या है, फिर है क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे 19 क्या बोलता है, 19 हम लोगों को बोलता है कि आपको A और B दो कोलिनियर वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बोलता है कि कौन गलत है, इनकरेक्ट, सही नहीं है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, ओके। अब ध्यान दो, A और B मेरा क्या है जी, मेरा कोलिनियर है ना। तो कोलिनियर अगर A और B है तो नो डाउट क्या होगा, B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लेमडा A वेक्टर होगा, ठीक है। तो सिंपल डेफिनेशन से ये बात हम लोग को मिलता है, ठीक है, कि B इज इक्वल टू लेमडा A होगा। तो ये इस रिलेशन से वेक्टर क्या होता है, कोलिनियर होता है, या तो क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये भी देखो वही चीज़ है, चूँकि लेमडा का वैल्यू हम लोग अगर +1 लेंगे तो A इक्वल टू B आएगा, लेमडा का वैल्यू -1 लेंगे तो ये भी वही चीज़ है, ठीक है। लेमडा का दो वैल्यू लिया गया है, तो इस दोनों केस में भी क्या होगा, कोलिनियर होगा, ओके। अगर A इक्वल टू B होता है सिंपली, तो दोनों इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर भी कोलिनियर होता है, ठीक है। और अगर A इक्वल टू -B है तो ये एंटी पैरेलल वेक्टर है, तो ये भी कोलिनियर है, तो दोनों केस में है, ठीक है। तो ये दोनों आपका ट्रू केस है, ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। आपको बोला है इनकरेक्ट लेने के लिए, तो यहाँ पे देखो द रेस्पेक्टिव कंपोनेंट ऑफ A एंड B आर नॉट प्रोपोर्शनल। ये देखो ये आपका नॉट ट्रू है, क्यों, इसलिए कि जब भी आप इस तरीके से लिखेंगे ना, A इक्वल टू लेमडा B, मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि दोनों का, जैसे मान लो A मेरा क्या है, A अगर मेरा मान लो I + 2j है, ठीक है, तो B पक्का क्या आएगा, तो B पक्का 3 कॉमन ले लेंगे, I + 2j आएगा। या मान लो -5 कॉमन लेंगे तो I + 2j आ जाएगा, इस तरह का आएगा। मतलब बाहर में कोई लेमडा वैल्यू होगा, लेकिन अंदर में जो I का कोएफिशिएंट है बिल्कुल सेम रहेगा, और जो J का कोएफिशिएंट है वो बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। चाहे उसको आप जैसे भी करो, थोड़ा सा कुछ कॉमन लोगे तो वो पक्का आने वाला है। तो ये तो हमेशा प्रोपोर्शनल रहना चाहिए, तभी तो आप कॉमन लेंगे ना।
तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन है, चूँकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, प्रोपोर्शनल होना चाहिए। फिर क्या बोलता है, बोथ द वेक्टर ए एंड बी हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। देखिए सेम डायरेक्शन रहेगा तब तो वो कोलिनियर होगा ही होगा, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड क्यों भाई? वेक्टर का अगर सेम मैग्नीट्यूड भी ले लेते हैं, जैसे ए और ए ही ले लेते हैं, दोनों सेम ले लिया है, इक्वल वेक्टर है, तो इक्वल वेक्टर भी तो मैंने आपको बताया कि कोलिनियर होता है। तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड लगाने का शर्त यहाँ पे लगाने से ये खराब हो गया, ये शर्त नहीं लगाना है, सेम डायरेक्शन रखिए काफ़ी है, वो कोलिनियर में आएगा, ठीक है, ये पैरेलल में चला जाएगा, तो डिफरेंट मैग्नीट्यूड होना जरूरी नहीं है। सो अगेन ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हुआ। यहाँ पे दो ऑप्शन इनकरेक्ट है, सी और डी, ठीक है, तो दो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, सी और डी। तो इस तरीके से देखो सिंपल बनाना है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था और कुछ बिल्कुल बेसिक थे इसमें क्वेश्चन, तो इसको आप प्रॉपर रिवीजन करते रहिएगा। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन आता है और कंपटीशन में इन सब का यूज़ है, तो काफ़ी अच्छे से इसको आपको प्रैक्टिस करके रखना है। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिएगा, अच्छा लगा होगा तो चैनल पर नए सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। 1 to 1 सारा कंटेंट करा रहे हैं, जीरो से हीरो का अपना मॉडल है, सारा चीज़ अच्छे से देखते जाइए। और अगर आप कोर्स की तैयारी कर रहे हो तो मैंने आपको कहा है कि आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। मेरा ऐप है MSc लर्न ऑनेस्टली, ठीक है, MSc लिखिएगा, लर्न ऑनेस्टली, ओके। तो यहाँ पे आपको सिस्टमेटिक लर्निंग के लिए पूरा कोर्स लगा हुआ है, जाके आप विजिट कर सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।